हम लोग पिछले क्लास का जो हम लोग स्ट्रैटेजी और रोड मैप की बात कर रहे थे कि क्या रोड मैप होना चाहिए कोई एग्ज़ाम निकालने का। इस कॉन्टेक्स्ट में आज बात करते हैं। और इसमें हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी की जाए एक प्रॉपर अप्रोच से, कंसर्टेड अप्रोच से, तो लगभग सभी एग्ज़ाम की तैयारियां हो जाती हैं। जैसे बीपीएससी की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है और व्यक्ति को सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी चाहिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का कारण यह है, दो तीन कारण है। एक तो बीपीएससी का एग्ज़ाम हर समय निकलता नहीं है। अभी आप लोगों को शायद पता होगा कि 60, 61, 62 इतने बीपीएससी का बैच का एग्ज़ाम एक ही बार हुआ। 2 साल तक एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। 56 से लेके 62 का एग्ज़ाम एक बार शायद ऐसी कुछ हुआ है, नहीं हुआ। तो अभी हाल में थोड़ा एग्ज़ाम रेगुलर होने लगा है। अदरवाइज एग्ज़ाम रेगुलर पहली बात तो होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम अगर यूपीएससी का है तो यूपीएससी का एग्ज़ाम का रेगुलरिटी है, हर साल एग्ज़ाम होना है। और यूपीएससी का सिलेबस को अगर आप पूरा कवर कर लेते हैं, जो ज़्यादा समय नहीं लगता है, और अच्छे से आप मेंटरिंग अप्रोच से पढ़ लेते हैं, तो बीपीएससी का क्वेश्चंस का जो फ्लो है, खासकर जीएस पेपर 2 का जो बड़ा डाइसी पेपर है, वो आपका पूरा तैयार हो जाता है। उसके लिए वैसे भी आपको यूपीएससी के लेवल में जाना ही पड़ता है, क्योंकि बीपीएससी का जीएस पेपर 2 जो है वो यूपीएससी का किसी भी पेपर से ज़्यादा डाइसी है, ज़्यादा परेशान करता है। तो हमें वो आप पीटी निकाल भी लेंगे मान लिया, लेकिन मेंस निकालने के लिए जीएस पेपर 2 पे तो जाना ही पड़ेगा। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग वो बीपीएससी निकाल पाते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आपको ये मानना होगा कि एक साधे सब सधे, यानी यूपीएससी की तैयारी करते तो बीपीएससी की तैयारी में आपको आसानी हो जाता है। अगर आपने एक बार यूपीएससी की तैयारी कर लिया है तो बीपीएससी के टाइम में आप छांट सकते हैं कि हम जो है इंडियन सोसाइटी नहीं पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हमें ये सब टॉपिक जो यूपीएससी में पढ़े वो छोड़ देते हैं और बाकी इन सबों का 2 महीना में रिवीजन करके एग्ज़ाम दे देंगे और लोग निकल जाते हैं। मैं भी यूपीएससी की तैयारी किया था और बीपीएससी में मेरा रैंक अच्छा था, 7th रैंक था। यही तरीका है। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट है बोलते हैं कि हम बीपीएससी की ही तैयारी कराते हैं। दरअसल उनका रिजल्ट भी बहुत ख़राब होता है, रिजल्ट 9 के बराबर होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी में अगर जो भी वैकेंसी है 900 1000 है, तो 1000 में से आपको 95% बच्चे यूपीएससी की तैयारी किए हुए रहते हैं। तो आपको यूपीएससी के अप्रोच में जाना पड़ेगा और बीपीएससी के सिलेबस को भी समझना पड़ेगा। और यूपीएससी के सिलेबस समझने के लिए हम लोग ओरिजिनल सोर्स की बात करते हैं। हमने पिछले क्लास में, आप लोग उस लिंक को देख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा। हम बताए थे कि प्लीज गो एंड स्टडी दी गजट नोटिफिकेशन। यूपीएससी का गजट जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, ये आता है आपका फरवरी महीना में। 24 फरवरी 2026 को गजट आया है। हर साल करीब करीब इसी टाइम में आता है, नोटिफिकेशन आ जाता है, एग्जामिनेशन नोटिस आता है। ये जो है 4 फरवरी को आया है और लास्ट डेट फॉर सबमिशन के लिए 24 फरवरी को दे दिया है। इसको आप पेज ले लीजिएगा, हमारे पास है ये पूरा। इसको रखना ज़रूरी है, इसको अपने पास रखे रहिए। कोई भी डाउट्स हो तो इसको देख सकते। इट इज़ ए रेफरेंस बुक, ये रेफरेंस बुक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, अप्लाई कैसे करेंगे ये बताता है। एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शुरू में अलॉट हो जाता पहली बार ही, ताकि आप कितनी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सब रिपोर्ट यूपीएससी के पास रहता है। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, सिग्नेचर अपलोड करने की बात होती है, ये सब तो बहुत ईजी है। एडमिट कार्ड, आप एडमिट कार्ड होता है। और जो इनका ईमेल है वही UPSC
ap@nic.in, ये इनका ईमेल एड्रेस है जी, या उनका गूगल एड्रेस है। एग्जामिनेशन का वेन्यू वगैरह की बातें जो है वो यहाँ पर दे रहा। अभी हम लोग इस पेज को ध्यान से थोड़ा देखते हैं। विच आर दी सर्विसेज, कौन कौन से सर्विस हैं यूपीएससी में, सर्विस कौन कौन सा है। पहला सर्विस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। होता क्या है कि जब आप पीटी एग्जाम लिखते हैं, अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। मोटा सा फॉर्म आता है, उसको पूरा भरना होता है। ये भी एक आर्ट है, वो भी थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ता है। हम आपको गाइड कर देंगे जब पीटी निकल जाएगा तो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना सर्विस सिलेक्शन देना पड़ता है। जरा इसको ऑन कर दीजिए तो रश्मि, इसको ऑन कीजिए। हाँ गुड। सर्विस सिलेक्शन करना पड़ता है कि आपका जैसे फर्स्ट चॉइस क्या दे रहे हैं, सेकंड चॉइस क्या दे रहे हैं, थर्ड चॉइस क्या दे रहे हैं। टोटल 23 सर्विसेज का लिस्ट है, यहाँ पर दिख रहा होगा 23 सर्विसेज है। ये जो 23rd सर्विस है, ये सर्विस दो तरह के होते हैं। ग्रुप ए सर्विस होता है, तीन तरह के होते हैं। ग्रुप ए सर्विस होता है, ग्रुप ए, और एक होता है आपका ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस जो है आपका आईएएस और आईपीएस है। यहाँ पर ये सर्विस ऑल इंडिया सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस है। और ये पुलिस सर्विस जो है ऑल इंडिया सर्विस है। ऑल इंडिया सर्विस का मतलब होता है कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं किसी न किसी कैडर में बढ़ जाते हैं। एक और ऑल इंडिया सर्विस होता है जिसको कहते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पीटी एग्जाम इन्हीं के साथ होता है, लेकिन इसका क्राइटेरिया अलग होता है। इसका क्राइटेरिया ये होता है कि सर्विस में 2 ऑप्शनल पेपर जो लेने पड़ते हैं वो साइंस के लेने पड़ते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सब इनके पेपर्स होते हैं। इंजीनियरिंग के भी कुछ पेपर होते हैं, इंजीनियरिंग। तो ये आपका जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ये पेपर लेने पड़ते हैं। ऑप्शनल में आप ह्यूमैनिटीज़ के पेपर नहीं होते हैं इसमें। इसीलिए पीटी एग्जाम में तो लोग बैठते हैं। अब पीटी में से इन्हीं में से कुछ को सेलेक्ट कर लिया जाता है और वो जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का मेंस एग्जाम के लिए अलग से अपीयर होते हैं। लेकिन यही इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए उनको साइंस लेना पड़ता है। ये चाहे तो उसी एग्ज़ाम के सिलेक्शन के आधार पे सिविल सर्विसेज में भी बैठ सकते हैं, और इसमें ये ऑप्शनल जो है वो कोई भी ले सकते जो इसके चॉइस लिस्ट में है। ऑप्शनल का चॉइस लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी है इसमें। जूलॉजी, बॉटनी सभी ऑप्शनल होते हैं। लॉ है, मैनेजमेंट है, उर्दू है, लैंग्वेज है, बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस के इसमें 2 एग्जाम हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, जो सिविल सर्विसेज से होता है। फॉरेस्ट सर्विस का एक अलग ही एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम। फॉरेन सर्विस इज कमिंग अंडर द सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए। और ग्रुप ए सर्विस में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस जो आप देखते होइएगा, एजी ऑफिस पटना में देखे होंगे, रांची में भी एजी ऑफिस है। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, वहाँ पर आपका इनिशियल पोस्टिंग असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के रूप में होता है। आईएएस का तो आप जानते ही हैं कि पहला पोस्टिंग अगर जिला में होगा तो कुछ दिन प्रोबेशन पीरियड में एसटीओ रहते हैं, एसटीओ या एसटीएम कहते हैं उसको। फिर थोड़े दिनों के बाद उनको डीडीसी बना दिया जाता है, और डीडीसी में करीब करीब 2 साल से 2.5 साल रह सकते हैं आईएएस, जो आईएएस से आते हैं। और ये जो डीडीसी के बाद इनका जो सिलेक्ट होता है, फिर ये बन जाते हैं डीएम या डीसी। बिहार में डीएम बोलते हैं, झारखंड में डीसी कहते हैं, है ना, डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। तो ये जो आपका आईएएस का हो गया। आईपीएस का कैडर पोस्टिंग होगा। शुरू का ट्रेनिंग तो थाने में भी होती है, डीएसपी भी के रैंक में भी होता है। एडिशनल एसपी भी बनाए जाते हैं। एडिशनल एसपी होता है शुरू में, और बाद में उनको जिला में एसपी का पद दे दिया जाता है, या एसपी के इक्विवेलेंट पद दिया जाता है। इनके अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं।
लेकिन इनका कैडर जो है स्टेट होता है। ऑडिट एंड अकाउंट्स की हम बात कर रहे थे। सिविल अकाउंट्स भी एक सर्विस है जिसका मेन जो है ये आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है। बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं, बहुत सारे लड़के जो हैं सिविल अकाउंट्स को भी तरजीह देते हैं। कारण है क्योंकि इनकी पोस्टिंग दिल्ली में रहती है, मिनिस्ट्री का पूरा अकाउंटिंग इनके पास रहता है। काफ़ी सारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, बोलते सिविल अकाउंट्स बहुत बढ़िया सर्विस है, बहुत अच्छा मन लगता है। सिमिलर वे एक कॉरपोरेट लॉ सर्विस है। लॉ पेपर होना ज़रूरी नहीं है, इनका ट्रेनिंग हो जाता है। ये भी एक सर्विस हाल में ऐड हुआ है। डिफेंस अकाउंट सर्विस है, डिफेंस का पूरा अकाउंट्स देखते हैं। इनका जो पहला पोस्टिंग जैसे होता है डिफेंस अकाउंट्स का, तो कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कहते हैं इनको। पटना में एक ऑफिस है कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का, वो यहाँ से लेके जलपाईगुड़ी और पूरे एरिया के जितने भी कैंटोनमेंट है सबका अकाउंट्स देखते हैं। वो पावरफुल पोस्ट है। डिफेंस स्टेट सर्विस है, जैसे दानापुर में कैंटोनमेंट है तो वहाँ पूरा कैंटोनमेंट के मैनेजमेंट करने के लिए जो ऑफिसर होता है वो डिफेंस स्टेट सर्विस को होते हैं। इंफॉर्मेशन सर्विस, जो डिफरेंट तरह के इंफॉर्मेशन, दूरदर्शन या प्रसार भारती, इन सब जगह इनकी पोस्टिंग होती है। पोस्टल सर्विस, जिला में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो होता है वो इनके होते हैं। पोस्ट एंड टेलीग्राफ फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस, जो इसी डिपार्टमेंट के अकाउंट्स देखता है। रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के अंतर्गत में 3 एक सर्विस आ जाते हैं, ट्रैफिक, पर्सनल एंड अकाउंट्स। रेवेन्यू सर्विस, जो इनकम टैक्स की बात करते हैं, कस्टम की बात करते हैं, 2 तरह का होता है। एक ट्रेड सर्विस भी आ गया है, कॉरपोरेट, इसी तरह का सर्विस है। और बाकी जो आपका आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सर्विस, दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड, पौंडीचेरी सिविल सर्विस, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस, ये ग्रुप बी में होता है। तो आपको चॉइस देना पड़ता है अपने अपने। हम इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि बहुत चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, उनको एक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जानकारियों से ही आपका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। तो हमने पिछले क्लास का जो लिंक है उस लिंक को ज़रूर एक बार सुन लीजिएगा। गजट जो हम अभी दे रहे हैं, गजट को एक बार पढ़ लीजिएगा। जो टॉपिक को पढ़ना है ज़्यादा, आप उस दिन पूछ रहे थे कि सर कौन कौन पेज पढ़ना है। गजट तो टोटल 86 पेज का है, तो क्या 86 पेज पढ़ना है? तो नहीं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम रुक रहे हैं, इसीलिए हमें क्लास अभी आपके सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं। गजट में लगभग दे देता है कि 933 वैकेंसी है इस बार। 33 वैकेंसी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए है, ये आपको दिया हुआ है। वैकेंसी के आधार पे इनको जो है बांट देते हैं, किस सर्विस में कितनी वैकेंसी है वो 6 महीना के अंदर में ये लोग क्लियर कर देते हैं। ये सर्विस में कौन सा वैकेंसी के साथ कौन सा डिसेबिलिटी आपका एप्लीकेबल है कि वो लोग अपियर हो सकते हैं, वो यहाँ दिया हुआ है। अब आपका आ गया कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का आपका सेंटर अलॉट होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होता है। पहला सेशन होता है 9 से 11 और दूसरा हो जाता है मान लिया सपोज 1 से 3। 9 से 11 में जनरल स्टडीज पूछा जाता है। जो बुकलेट आपको मिलेगा, इंफॉर्मेशन बुकलेट, उस इंफॉर्मेशन बुकलेट में दिया हुआ है कि जीएस में किस साल किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। बीपीएससी में भी ये जरूरी है। जब हम बीपीएससी का गजट पे पढ़ाएंगे तो वहाँ भी हम आपको ये बताएंगे कि किस साल हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए, पॉलिटी के कितने आए, ज्योग्राफी के कितने आए, वो आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट में मिल जाएगा। वो भी आपके पास अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे सब इन्फॉर्मेशन पीडीएफ में भी मिल जाएगा और इसके अलावा इसका प्रिंटेड फॉर्मेट भी यहाँ आप बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सेंटर्स हैं। टोटल ऑल इंडिया में देख रहे हैं हम लोग कि करीब 83 सेंटर्स हैं जहाँ पीटी एग्जाम होता है। ऑलमोस्ट 10 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं और 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं और 5 लाख तो मिनिमम अपियर हो ही जाते हैं। 5 लाख में ऑलमोस्ट 933 वैकेंसी है, तो करीब करीब 10,000 स्टूडेंट्स पीटी में निकलेंगे।
आपको ये नहीं देखिए कि 5 लाख में 10,000, आपको ये नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि जीएस जो पेपर है, जो पहला पेपर है, इसमें अगर हम 100 प्लस नंबर ले आते हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता है। कितना में 100? 200 में 100। मतलब कि आपका 200 में 100 मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आपने एक रॉन्ग एंट्री किया तो 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको देखना होगा कि जैसे एक फार्मूला लगा देते हैं कि मान लिया कि आपने 100 अटेम्प्ट किया, 100 का 100, और 100 में आपके मात्र 65 सही हुए, तो क्या 100 मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं देखना होगा। तो 65 गुने 2 कितना हो गया? 130। बचा कितना? करीब 35। 35 गुने आपका 1/3 कट जाएगा। 35 गुने 2, एक का क्वेश्चन का 2 नंबर है, 2/3। चलिए अंदाज से रखिए, 3 से 12, 12 गुने 2 24, -24। मतलब आपका सिलेक्शन 65 क्वेश्चन पर पक्का हो जाता है। कितना क्वेश्चन पर पक्का हो जाता है? 65 पे। अगर मान लिया कि आपने 89 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और 89 क्वेश्चन में आपको 60 सही हो रहा है, तब जोड़ लेते हैं। 60 × 2 120, बचा कितना? 29। 29 × 2/3, चलिए -20, मतलब 100 आ गया। मतलब अभी भी सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको ये देखना पड़ता है कि हम 89 100 के बीच में कैसे करें, कितना ज़्यादा सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहीं पर आपका एक स्ट्रैटेजी काम करता है। वो इसके लिए हम मेंटर हैं, हम लोग बता देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करेंगे। नेवर गो बिलो 85, इससे कम तो जाना ही नहीं है। और कभी भी आपका सही होने की चांसेस जो है 65 रहना ही चाहिए। बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट। तो पहला पेपर 9 से 11 जीएस हो गया, और 1 से 3 में आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में 80 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मात्र 67 मार्क्स लाने पड़ते हैं। 80 × 2.5 = 200, 200 का होगा और आपको लाना है 67 मार्क्स ओनली। मतलब कि अगर आप 35 सही कर लेते हैं 80 में, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाते हो। आपको कंपटीशन अपने से रखना है, आपको दुनिया नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि सीसेट में 35 नंबर हम 35 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं कि नहीं, और जीएस में 65 सही कर पा रहे हैं कि नहीं। बस यही स्ट्रैटेजी है। एक बार जब आपका पीटी निकल जाता है तो इसके बाद बीपीएससी से ज़्यादा आसान है यूपीएससी निकालना। पीटी निकालना भी आसान है, बशर्ते कि आप 65 मैजिक इतना सही होना चाहिए, 100 में 65 सही होना चाहिए। ये हो जाता है, अगर आप स्ट्रेटजिकली करते हैं तो हो जाता है। क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है स्टूडेंट्स लोग का, प्रॉपर पर्सपेक्टिव में गाइडेंस नहीं मिलता है। पढ़ते तो बहुत कोई हैं, लेकिन होता नहीं है, गाइडेंस नहीं है, मेंटरिंग नहीं है। तो 65 लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लाया जा सकता है 100 में 65। और इधर जो है 80 क्वेश्चन में आपको 35 सही करना, ये भी बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये 2 कर लीजिए, आपका पीटी निकल जाता है। पीटी निकला तो आप 10,000 स्टूडेंट में आ गए। इस 10,000 स्टूडेंट्स को पेपर देना पड़ता है। कौन कौन पेपर देने पड़ते हैं वो आपको देख लीजिए, नीचे में दिया होगा कहीं पर। यहाँ पर प्लान ऑफ एग्जामिनेशन तो खैर हो गया। मेन एग्जामिनेशन में जो पेपर्स हैं वो यहाँ हम लोग आगे में बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल कर लेते हैं। ये तो एज लिमिट है, 21 साल का एज होना चाहिए, ऐसा पढ़ लीजिएगा, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हम लोग 14-15 पेज तक तो आराम से पहुंच गए। आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट कर दिया। हम लोग के टाइम में नहीं था ऐसा। हम लोग उस समय 3 अटेम्प्ट वाले थे, 3 अटेम्प्ट में निकालना पड़ता था। मतलब आप 26 साल से पहले एक जॉब निकाल लीजिए। आजकल तो 32 साल तक लोग निकालते रहते हैं, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शंस फॉर अप्लाइंग फॉर द एग्जामिनेशन, ये सब देख लीजिएगा। अटेम्प्ट्स की संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है। फीस वगैरह बहुत कम है,
ये सब आप देखते जाइएगा। अप्लाई कैसे करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन है। अभी मतलब कि आपका एग्ज़ाम का अभी हम लोग क्या देखे हैं कि पीटी एग्जामिनेशन कि 10,000 स्टूडेंट के अंदर में कैसे आए, ये स्ट्रैटेजी तो करीब करीब क्लियर हो गया है। अभी हम लोग एग्ज़ाम के पैटर्न में आ रहे हैं कि कौन सा एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम कैसे कैसे होता है। मेंस एग्ज़ाम नॉर्मली जो है वो आपका होता है किस महीना में, नवंबर दिसंबर में, ठीक है। मेन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, पेपर 1। अच्छा, अब देखिए मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न। मेन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स। इंटरव्यू जो है मेन एग्जाम में 2 पार्ट होते हैं, रिटन एंड इंटरव्यू। मतलब कि पीटी एग्जाम जो है वो खाली आपका स्क्रीनिंग है, उससे 10,000 बच्चे छांट लिए गए। इस 10,000 बच्चों को नीचे जो लिखा हुआ है उतने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। पहला एग्ज़ाम हो गया वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज टू बी सिलेक्टेड। जैसे आप में से ज़्यादातर बच्चे क्या सिलेक्ट करोगे, हिंदी करोगे। हिंदी सब्जेक्ट में 3 घंटा अगर आप बैठ गए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फेल। फेल करना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब इतना इजी होता है। किस लेवल का हिंदी होता है, 10th क्लास का। तो आप आराम से इसको पास कर सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में ही फेल कर गए। अगर आप इसमें फेल कर जाएंगे, और लड़का पक्का यूपीएससी निकाल लेता, लेकिन उसके साथ गड़बड़ी हो गई, बेचारे के साथ थोड़ी गड़बड़ियाँ हुई सिचुएशन के कारण, जिस कारण से वो टाइम नहीं मिल पाया उसको। बारिश हो गई थी उस दिन, जो भी दिक्कत हो, और उसका खिड़की के पास भीग गया कॉपी, और जो भी कारण। हिंदी में अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी, चाहे आप कितना भी अच्छा लिखे हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये हिंदी एग्जाम जो है 300 नंबर का है, इसमें 100 नंबर लाना है, जो कि बहुत आसान आप ले आ सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका यहाँ हो जाता है इंग्लिश। इंग्लिश एग्जाम भी निकालना बहुत आसान है। अगर आप 10th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसी स्टैंडर्ड का, उसमें 100 नंबर लाना है। कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत बच्चों को नहीं पड़ती है। तो ये तो हो गया, हिंदी और इंग्लिश एक दिन में ख़त्म हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप तैयार होइए। नेक्स्ट डे जो ये पेपर है, पेपर 1 ऐसे पेपर आपको उस दिन 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं। 4 में से 1 चुनना पड़ता है और 4 में से 1 चुनना पड़ता है। ऐसे का हम सैंपल पेपर का अलग से स्टडी कराएंगे आपको, ताकि आपको पूरा स्ट्रैटेजी क्लियर हो। बीपीएससी में भी ऐसे पेपर है, वहाँ पर आपको ऐसे जो लिखना पड़ता है 3 लिखना पड़ता है, करेक्ट। वहाँ एक ऐसे लोकल लोकोक्ति पर होता है। इस ऐसे की तैयारी अगर आप ढंग से करते हैं तो बीपीएससी के ऐसे के लिए आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब कि एक ही तैयारी से यूपीएससी का ऐसे और बीपीएससी का ऐसे दोनों आपका क्लियर हो जाता है। इस ऐसे पेपर के लिए इसका जो जुड़ाव है वो जीएस पेपर 4 जो आएगा, मतलब कि 5वां पेपर, जो कि जीएस नहीं पेपर 5 कहिए, अब पेपर 5 को हम जीएस पेपर 4 भी कर सकते हैं। इससे जुड़ाव है जिसका नाम है एथिक्स। और इसी ऐसे का जुड़ाव, एथिक्स से इसका जुड़ाव बीपीएससी में भी है। मतलब एथिक्स जो पेपर है यूपीएससी का, इसका जुड़ाव ऐसे पेपर से है। अगर आपने एथिक्स, मोरलिटी, एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ को समझा है तो आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। जिन बच्चों का एथिक्स पे काम नहीं रहता उनके लिए ऐसे लिखना मुश्किल हो जाता है। हम आपको ट्रेनिंग देंगे। इसलिए बीपीएससी वाले ये सोचते हैं कि वहाँ तो एथिक्स नहीं पढ़ना है। नहीं, एथिक्स का अगर नॉलेज है तभी आप ऐसे में नंबर ज़्यादा ला पाते हैं। ये मेरा मेंटरिंग का अप्रोच है। तो आपको ऐसे हम पढ़ा देंगे। नाउ कम टू जीएस पेपर 1 या पेपर 2। इसमें आपको हो जाता है, इसमें लिखा होगा नीचे में हिस्ट्री है, हेरिटेज एंड कल्चर, जनरल स्टडीज पेपर 1, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, सोसाइटी,
इतना चीज का टॉपिक है इसमें। आपको जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट हमने दिया है अपने गुरुकुल आईएएस का, अरुण सर गंगा घाट गुरुकुल आईएएस, जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको मिलेगा कि पिछले साल किस तरह के पेपर आए थे। अब आप बोलेंगे कि साहब आईएएस का पेपर होगा तो बहुत डिफिकल्ट होगा, नहीं, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। पूछा गया है कि हड़प्पा की संस्कृति में, इन हड़प्पन सिविलाइजेशन जो आर्किटेक्चर है उसका स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखिए। किस क्लास में पढ़े हैं भाई? 7वां क्लास में, 7th क्लास में, वही लिखना है आपको। थोड़ा मैप वर्क कर लीजिए, थोड़ा डायग्राम बना लीजिए हड़प्पा का। मतलब कि अगर आप 6ठा से 10वां के चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करके रखते हैं तो आईएएस में नंबर लाना बहुत आसान हो जाता है। और आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये 10,000 बच्चों में कितने बच्चे इंटरव्यू देंगे? 3,000। कितने देंगे? 3,000। कोई कंपटीशन इतना आसान नहीं हो सकता है कि 10,000 में 3,000 चुने जाते हो। बात समझ गए? आप अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट में जाते हो तो 40,000 में चुने जाते हैं। यहाँ पर कितना है? मात्र 10,000। तो यहाँ कंपटीशन को नहीं समझना, यहाँ कंपटीशन आपसे है। जिन लोगों ने कंपटीशन बाहर से समझ लिया वो नहीं निकल पाएगा। हम लोग कभी नहीं सोचे, इसीलिए कोई बोलता है दिल्ली जाना जरूरी है क्या, तो नहीं, दिल्ली जाओगे तो नहीं होने का चांस बढ़ जाएगा। दिल्ली जाओगे तो क्या होगा? नहीं होने का चांस बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आप आ जाते हो। अब बाहर का वो तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, हम तो पढ़ नहीं पाए, उसने तो ये कर लिया, हम तो ये कर नहीं पाए। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपका कंपटीशन आपसे है। आपने इतना अच्छा कल लिखा है, आज इससे अच्छा हम लिखेंगे और कल इससे और अच्छा लिखेंगे उसी क्वेश्चन को, और इससे और अच्छा हम लिखेंगे। और दूसरे के क्वेश्चन का आंसर देके ललचाना नहीं है। ज़्यादातर बच्चे ललचाने के चक्कर में एग्जाम खराब कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। और उसकी तो हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, चाहिए आपका नहीं होगा, क्योंकि यूपीएससी मानता ही नहीं है कि आपका कंपटीशन किसी और से है। आपका कंपटीशन आपसे है। किससे है? आपसे। हम क्या करते हैं, बच्चों को कैसे ट्रेनिंग देते हैं? हम उनको 6ठा क्लास से किताब पढ़ने को देते हैं। बोलते ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आंसर करो लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज। अब बोले इसको थोड़ा और अच्छा लिखो, थोड़ा और अच्छा लिखो, थोड़ा और अच्छा कोशिश करो लिखने का। समझ गए? 7th क्लास की किताब पढ़ाते हैं, बोलते इसको थोड़ा और बढ़िया लिखो, इसका एक्सरसाइज करो और अच्छा करो। बोलता सर मेरी अंग्रेजी तो बहुत ही खराब है। हम पहला क्लास अंग्रेजी से शुरू करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में तो पास करवाना है ना। तो पहला से लेके 6ठा क्लास तक अंग्रेजी पढ़ा दे तो उसी में उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। मेरी बात समझे ना? तो बेसिक स्कूलिंग अगर अच्छा नहीं है तो यूपीएससी निकालना मुश्किल है। और बड़े बड़े जो किताबें तो बहुत सारी मिलेंगी, किताब की दुकानों में तो छाया रहता है यूपीएससी का, उसके चक्कर में पढ़िएगा तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको मात्र 8 किताबें दूंगा, उसी 8 किताब को बार बार पढ़ना है, उसी 8 किताबों से मनन करना है, उसी से आंसर बनाना है और आपका काम हो जाता है। बात समझे? वो 8 किताब कुछ नहीं है, 6ठा से 10वां को थोड़ा न्यूज़पेपर से जोड़ के जोड़ा हुआ किताब है। समझ गए? तो ये आपका, ये इसमें जो टोटल मार्क्स यहाँ नीचे में देखिएगा, टोटल मार्क्स यहाँ पर आपका है, इंटरव्यू छोड़ दीजिए तो 1750 नंबर का रिटन एग्जाम होता है। और 1750 में आप अगर 850 नंबर लाते हैं, आप इंफॉर्मेशन बुकलेट में दीजिए तो ऑल इंडिया में क्या रैंक होगा आपका? करीब करीब 1 to 10 में आप आ जाएंगे, 10वां रैंक के बराबर। मतलब 50% नंबर भी नहीं लाते हैं आप। 1750 में 850। बात समझ रहे हैं? और ये ला सकते हैं, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लिखना है। जीएस पेपर 1 जो है उसमें 20 क्वेश्चन लिखना होता है और आप 3000 वर्ड, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर 150 वर्ड एक पेज में लिख देना है। लेकिन उसमें थोड़ा अच्छे से लिखिए, कम में लिखना है, अच्छे से लिखना है।
आप हड़प्पा संस्कृति के टाउन प्लानिंग पे लिखिए, अगर एक क्वेश्चन आ रहा है और आप उसमें एमए के लेवल से लिख रहे हैं कि इस इतिहासकार ने ये बोला, इसने ये बोला, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, यकीन मानिए आपको नंबर नहीं आएगा। आपको बिल्कुल बेसिक बच्चों की तरह लिखना है, डायग्राम बनाना है, प्लानिंग लिखना है, सब सैलिएंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स जोड़ देना है, वहाँ पर हो गया आपका काम। क्योंकि आप 150 वर्ड्स में उतना तो विद्वान नहीं बन पाइएगा। और आप ये भी मत सोचिए कि वो 10 नंबर में हमको 10 में 10 देगा, नहीं देगा, 5 दे दिया बहुत है, समझ गए, 6 दे दिया तो बहुत ही अच्छा है। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा। तो इस एग्जाम को अगर हवा बना के पढ़िएगा और कंपटीशन बाहर से रखिएगा तो एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम को एक अच्छे मेंटर के साथ जोड़ लीजिएगा। अब हिस्ट्री वाले से हिस्ट्री पढ़ने जाइएगा तो नंबर नहीं आएगा, ये भी दिक्कत है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि हिस्ट्री वाले अपनी तरफ खींचेगा आपको। आपको 8वां क्लास का हिस्ट्री के लेवल में जाना है, 9th क्लास 10th क्लास के हिस्ट्री के लेवल में जाना है, तो आपको हिस्ट्री वालों से हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। आपको एक ऐसा आदमी जो हिस्ट्री को भी पढ़ाओ, ज्योग्राफी को भी पढ़ाओ, पॉलिटी को भी पढ़ाओ, वो मेंटर का काम करे, वो आपको बताएगा कि बाबू इतना ही में क्या आएगा। क्लियर है ना? दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं जीएस पेपर 2 पॉलिटी। अभी हमारा पॉलिटी का क्लास हम रेगुलर ले ही रहे हैं, आपने अटेंड किया है ना आपने पॉलिटी का क्लास। अभी तक कहाँ तक हम लोग चले हैं? आर्टिकल 4 तक, करेक्ट। जो है कोई बात नहीं, वो क्लास का लिंक हम देते चले जाएंगे और आपको हम किताब भी दे देंगे और आपको हम मेंटरिंग कर देंगे। अगर आप आईएएस को सोचिए कि टीचर पढ़ा के निकालेगा, तो टीचर आपको मिलना चाहिए। यूट्यूब का टीचर आपको दिखता नहीं है, वो दिखना चाहिए, तब जाके आपका मेंटरिंग हो पाएगा। इट इज़ ए मेंटरिंग जॉब कि आपको कोई मार्गदर्शन प्रॉपर हर लाइन पे करे। क्योंकि यहाँ इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या छोड़ते हैं और फिर क्या पकड़ के पढ़ते हैं। तो मैं उसका आपके काम को आसान कर देता हूँ। मैं 8 किताबों में सीमित कर देता हूँ आपको, और आपको एक न्यूज़पेपर के साथ जोड़ देता हूँ। बस इतना ही में आपका काम हो जाता है। फिर आपका जनरल स्टडीज पेपर 2, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मेनली टेक्नोलॉजी है, साइंस नहीं है। साइंस पोर्शन आपको कहाँ पढ़ना है? बीपीएससी में, बीपीएससी में, पीटी में। अब फिर जब मेंस में आएंगे बीपीएससी का, तो क्या पढ़ना है? टेक्नोलॉजी। तो आपको बीपीएससी के पीटी में साइंस पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का साइंस जो 6ठा से 10वां के बीच में है, और टेक्नोलॉजी पढ़ना है बीपीएससी में मेंस में। क्लियर है? टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जिसका एप्लीकेशन सोसाइटी में होता है। जैसे मान लिया टोटो चल रहा है, बैटरी ऑटो, तो वो जो बैटरी है आपका सेल उसका टेक्नोलॉजी, जो स्पेस में जा रहा है उसकी टेक्नोलॉजी, एनर्जी का टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी पार्ट पढ़ना है जिसका एप्लीकेशन ह्यूमन में होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी, ये मैं आपको किताब दे दूंगा। बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एक अलग से बुक लिखा जाएंगी। ये आपको जीएस पेपर 3 है। ये 3 में अगर आप 750 में अगर आप 375 मार्क्स भी लेके निकलते हैं तो आपका चांस यूपीएससी निकालने का बहुत ज़्यादा है। बात समझ गए? और रहा आपका जीएस पेपर 4, इस पेपर को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मेरे साथ खाली जीना है। बहुत कम मेहनत है, लेकिन एक प्रॉपर वे में आपको पढ़ना होगा, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और आपके जो 2 ऑप्शनल है, अब बोलेंगे बीपीएससी में ऑप्शनल नहीं है, नहीं, बीपीएससी में भी ऑप्शनल क्वालिफाइंग है। तो ये जो 2 ऑप्शनल आप पढ़ते, 2 ऑप्शनल नहीं है, एक ही ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। मान लिया कि आपने कोई सब्जेक्ट रखा, साइकोलॉजी रखा या कोई रखा, तो साइकोलॉजी पेपर 1 पेपर 2, तो ये जो है यही बीपीएससी में क्वालिफाइंग होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी बहुत ज़्यादा जुदा नहीं है। 1750 देन यू कम टू द इंटरव्यू। इंटरव्यू की तैयारी आपको करा दी जाएगी न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ, और आप इंटरव्यू में निकल जाएंगे।
अगर आप 1000+ नंबर ले आते हैं, यकीन मानिए आपका कितना में 2025 में 1000 से ऊपर नंबर लाते हैं तो आपका पक्का जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है, वो भी टॉप रैंकिंग में। गजट नोटिफिकेशन का यही इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अब आपको यहाँ पर सिलेबस पार्ट थोड़ा नीचे में दिया हुआ है, आपको करना क्या है, एशिया का सिलेबस। अब आपका दूसरा जो क्लास हम लोग लेने वाले हैं वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आपके क्लासेस कुछ हम लिए भी हैं, कुछ और भी ले लेंगे। फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द मेंस, अगर ये पूरा डोमेन को सिलेबस देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है, तो आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम का डोमेन कितना बड़ा है। और जो एग्ज़ाम का डोमेन कितना बड़ा है तो आराम से आप फिर उसी स्ट्रैटेजी से तैयारी करेंगे, अपने मेंटर के साथ जुड़ कर तैयारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि विद दिस वन द कंसेप्ट इज़ क्लियर। तो आपको एक गजट की कॉपी ले लीजिएगा जो यहाँ पर है, और इसको जो है आप जो जो इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ये आज का आपका होमवर्क रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।